हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। राजस्थान में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सारे देश की निगाहें राजस्थान हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ और राजस्थान हाई कोर्ट में जो दोनों आर्गुमेंट्स हुए हैं और कल फिर जो आर्गुमेंट्स होंगे और क्या पॉसिबल डिसीजन होगा, क्या क्या ऑप्शंस हाई कोर्ट के पास हैं, इस मुद्दे पे बात होगी। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब से अब हमारे पास आ गया है सिल्वर प्लेक, जिसमें लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ये जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे तब का प्लेक है, लेकिन अब आपको मालूम है कि हमारे 4,10,000 के करीब सब्सक्राइबर हो गए। अपनी सपोर्ट लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को जारी रखिए। जिन लोगों ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। आइए अब राजस्थान पे बात करते हैं। पूरा देश इस वक्त राजस्थान की तरफ नजरें लगाए हुए है। हाई कोर्ट ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 24 घंटे में 3 बार हियरिंग की और अब मंडे में यानी कल हाई कोर्ट ने दोबारा इस पे हियरिंग रिज्यूम करनी है। क्या सचिन पायलट के आर्गुमेंट माने जाएंगे या स्पीकर का जो नोटिस है वो अपहोल्ड किया जाएगा। पूरा टीवी चैनल्स, देश की पॉलिटिकल क्लास, जो लोग लॉ में इंटरेस्टेड हैं, संविधान में इंटरेस्टेड हैं, वो सब के सब ये जानना चाहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम वो जो आर्गुमेंट्स दोनों साइड ले रही हैं और क्या हाई कोर्ट कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों में 5 स्टेट्स में 119 कांग्रेस के एमएलएस जो हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर और ज्यादातर केसेस में बीजेपी को सपोर्ट कर डिफेक्शन किया है। उसके अलावा अगर पास्ट हिस्ट्री में जाएं तो 1967 से 1971 तक 142 पार्लियामेंट में डिफेक्शन हुए एमपीज के और 1969 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिफेक्शन हुए और 32 सरकारें जो थी वो इसमें कोलैप्स कर गईं। और आप सोचिए कि 212 डिफेक्टर्स जो थे वो मिनिस्टर बने। और यही सब वजह थी जिसकी वजह से ये आया राम गया राम का मामला हुआ। हरियाणा के एक साहब गया लाल थे जिन्होंने चंद दिनों में 3 बार पार्टी बदली और वो एक बार जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा अब ये गया राम नहीं रहे, ये आया राम बन गए और ये आया राम गया राम सिंड्रोम हो गया। फिर 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राजीव गांधी ने 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया और उसमें यह प्रोवाइड किया गया कि भाई डिफेक्शन जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। सबसे पहली बात हमें यह समझने की है कि जब राजस्थान में अभी 2018 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जो है वो 100 सीटें पाई। 200 की असेंबली में 100 सीटें कांग्रेस ने पाई। तो बिल्कुल आप समझिए कि मेजॉरिटी से 1 सीट कम थी। फिर कुछ इंडिपेंडेंट्स ने कांग्रेस में डिफेक्ट किया, बीएसपी ने डिफेक्ट किया। इसीलिए मायावती जो हैं वो इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं राजस्थान में। और कांग्रेस के एमएलएज की जो सपोर्ट थी वो 122-124 तक चली गई। अब जब ये 19 लोग निकल गए हैं तो वो सपोर्ट रिड्यूस होके 102-103 पे आ गई, गो के कांग्रेस 109 कह रही है। और अगर ये 15 लोग और चले जाएं और ये सपोर्ट और नीचे हो जाए, 75 के आसपास कहीं आ जाए, तो फिर अशोक गहलोत की सरकार को बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने जितनी उम्मीद की थी उस तरीके से पॉलिटिक्स अनफोल्ड नहीं हो रही है। अब आइए सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो ऑपरेशन कमल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 5 स्टेट्स में 119 कांग्रेस के एमएलएज ने कांग्रेस छोड़ी, उसके नतीजे में कर्नाटका में अभी आपने देखा और मध्य प्रदेश में आपने देखा। यानी कोविड-19 के दौरान जो अटेंशन होना चाहिए था वो उसको कंटेन करने पे होता, लेकिन हमने मार्च में एक सरकार गिराने में लगा दिया। और अब वसुंधरा राजे बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस वक्त कांग्रेस को और उनके लेजिस्लेटर्स को और खास तौर से सचिन पायलट को जो काम करना चाहिए था वो छोड़ के वो सत्ता के पीछे भाग रहे हैं
और ये बहुत बुरी बात है। तो पहला आर्गुमेंट सचिन पायलट का ये है कि भाई जब असेंबली सेशन में नहीं है तो विप इशू होने का क्या मतलब है? विप तो जब होती है जब असेंबली सेशन में हो और कोई वोट होने वाला हो। इस हद तक सचिन पायलट की बात सही है कि असेंबली सेशन में नहीं है, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल में, उसमें जो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है वो विप की वायलेशन नहीं है। पहली डिस्क्वालिफिकेशन है वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी, कि किसी ने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। इसमें जजमेंट्स हैं कि यह जरूरी नहीं है कि उसने त्यागपत्र दिया हो, रिजिग्नेशन दिया हो। सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमने त्यागपत्र नहीं दिया है। ठीक है, यह भी बात ऑन रिकॉर्ड पे उन्होंने कही है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि बीजेपी इसकी मेन बेनिफिशियरी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में, राम नायक का जजमेंट है इसमें और कई जजमेंट्स हैं, ये बात कही कि ये जो गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ द पार्टी है ये एक्सप्रेस हो सकती है और इंप्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब ये कि आपने रिजाइन कर दिया या आपने वोट दे दिया पार्टी विप के खिलाफ, और इंप्लाइड का मतलब ये कि आपकी कंडक्ट से ये जाहिर होता है कि आप पार्टी के विरुद्ध चले गए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां आप एक 5 स्टार रिजॉर्ट में मौजूद हैं। जब राजस्थान की पुलिस ऑडियो टेप में, जिसके बारे में ये एलिगेशन है कि खरीद फरोख्त एमएलएस की बात हो रही है, उनको वॉइस सैंपल लेने जाती है, तो दर्जनों की तादाद में हरियाणा की पुलिस यानी बीजेपी सरकार की पुलिस जो है वो अंदर नहीं जाने देती। अगर ये सरकार गिरती है तो या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या बीजेपी की सपोर्ट से सचिन पायलट की सरकार बनेगी। तो किसी भी तरीके से आप नाक पकड़ें, अगर ये कांग्रेस की सरकार गिरेगी फायदा बीजेपी का होगा। अगर इन लोगों की ये कंडक्ट देखी जाएगी तो उस कंडक्ट से ये साफ जाहिर है कि इन्होंने वॉलंटरली मेंबरशिप अपनी पार्टी की छोड़ रहे हैं या छोड़ दी है। अब इसमें अभी मुद्दा ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी फैसला दे चुकी है। 1992 में कोई तो हुलरन का केस है जिसमें कोर्ट ने कहा जब तक स्पीकर अपना डिसीजन नहीं देगा तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अभी स्पीकर ने डिसीजन नहीं दिया है, अभी स्पीकर ने नोटिस दिया है और उनसे कहा है कि आपको 2 बार बुलाया गया, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हो रही थी, ठीक है वो असेंबली सेशन में नहीं थी, लेकिन उस मीटिंग में आप पहली बार नहीं आए, फिर दूसरी बार आपको बुलाया गया, सेंट्रल ऑब्जर्वर ने आपको बुलाया। अब अगर इसमें यह भी बात आती रही है कि अगर कोई पार्टी और सरकार डेंजर में है तो कंडक्ट और इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां बिल्कुल क्लियर है कि ये कांग्रेस पार्टी इस वक्त डेंजर में है, उसकी सरकार गिरने के कगार पर है, और जब वो पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं, जब डिफेक्शन का इल्जाम लग रहा है, जब किसी दूसरी पार्टी पे ये इल्जाम है कि वो उस डिफेक्शन की बेनिफिशियरी है, तो उसमें या तो जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए तो आप उस नोटिस के जवाब में ये कह दें हम ये रीजंस की वजह से नहीं आ पाए, पार्टी आप पे एक्शन नहीं लेगी। यहां पे मुद्दा यह है कि वो ये कह रहे हैं सचिन पायलट कि जो रूल्स हैं राजस्थान असेंबली के, उसके हिसाब से नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन दिए जाने चाहिए थे और हमें 2 ही दिन दिए थे। मैं एग्री करता हूं इस बात से कि टाइम 7 दिन देना चाहिए था, लेकिन अगर रूल्स को पढ़ा जाएगा तो 2 पॉइंट्स निकलते हैं। एक पॉइंट तो यह है कि विद इन 7 डेज है उसमें, यानी 7 दिन मैक्सिमम है। दूसरे ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये 7 दिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं कि ये रूल्स डायरेक्टरी हैं, मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि जब जुडिशियल रिव्यू किसी डिफेक्शन के मैटर में होगा तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। यानी ये जुडिशियल रिव्यू जब होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का वायलेशन है, या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है, या स्पीकर मेलाफाइड तरीके से काम कर रहा है, या उसका ऑर्डर परवर्स है।
यहां यह कहना कि राजस्थान असेंबली का स्पीकर मेलाफाइट तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब यह होगा कि सारे स्पीकर्स जो हैं वो मेलाफाइट तरीके से ही काम करते हैं। फैक्ट यही है। और यह बात नोट करने की है कि स्पीकर जो है वो एक पार्टी का मेंबर होता है, उसको अगला इलेक्शन लड़ना होता है किसी पार्टी की सिंबल पे, और वो अपनी ही पार्टी की सिंबल पे लड़ता है। तो जो उसकी पार्टी की राय होती है वो चाहे ऑफिशियली उस पे ना लगती हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो पार्टी बॉसेस चाहते हैं वही स्पीकर करता है, जो चीफ मिनिस्टर चाहता है वही स्पीकर करता है। बेहतर तो यह है कि स्पीकर जो है अपने इस क्वाज़ी जुडिशल फंक्शन को एक फेयर और अनबायस तरीके से करे। येदियुरप्पा के केस में स्पीकर के एक्शन को नलीफाई किया जा चुका है, लेकिन यहां क्योंकि बिल्कुल सरकार डेंजर में नजर आ रही है, उनसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों नहीं आ पाए। बेहतर यह है कि वो जवाब दे दे। जो एक और आर्गुमेंट सचिन पायलट ने लिया है, उसमें सचिन पायलट कह रहे हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। मैं समझता हूं यह आर्गुमेंट वीक है, क्योंकि गो के ये बात सही है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 105 में और 191 में लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस हैं, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, एमएलए हैं, उनको हाउस में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो उनकी प्रिविलेज है। यही इंग्लैंड में भी है, यही और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये लॉ उस लेजिस्लेटिव प्रिविलेज को वायलेट करता है या कर्टेल करता है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया कि इतिहास ये रहा कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, पैसों के लिए, एल्यूरमेंट्स में, पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स बनाने के लिए, ग्रीनर पेस्चर्स की तरफ हमारे लेजिस्लेटर्स जाते रहे। इसलिए ये अमेंडमेंट हुआ कि सरकारों में स्थिरता लाई जाए, सरकारों में स्टेबिलिटी लाई जाए। तो एक बैलेंस कर दिया गया कि अगर आप इंडिविजुअली डिफेक्ट कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई होंगे। पहले यह था कि 1/3 डिफेक्ट करें तो ये स्प्लिट होगा, अगर मर्ज कर रहे हैं तो 2/3 चाहिए, आज 2/3 का लॉ है। तो मैं ये समझता हूं कि संवैधानिकता पे एंटी डिफेक्शन के राजस्थान हाई कोर्ट सचिन पायलट की बात नहीं मानेगी, बल्कि मुझे ये लगता है कि या तो ये मैटर वो कहेंगे कि साहब बहुत बड़ा मैटर है, हम एक 5 जज बेंच बना दे रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट की, और वो उसको सुनेगी। दूसरे जो भी इसमें ऑर्डर होगा उसमें दूसरी पार्टी जो हारेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अभी 2019 में जो कर्नाटका से मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें जस्टिस रमन्ना लेट 3 जज बेंच ने कहा था कि भाई डिफेक्शन के मामला में डायरेक्ट मत आइए, पहले हाई कोर्ट जाइए। इसीलिए ये लोग पहले हाई कोर्ट गए हैं। और आपको मालूम है कि बीजेपी के जो 2 बड़े लॉयर्स रहे हैं, हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, वो पायलट की तरफ से बोल रहे हैं। तो एक प्रिंसिपल है कि एक डायरेक्ट एविडेंस होती है, एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस बता रही है कि सचिन पायलट अब किस रास्ते पे चल दिए हैं, और इसलिए उनकी कंडक्ट इंडिकेट कर रही है कि कांग्रेस में वो अपना फ्यूचर अब नहीं देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है उनको 2-4 दिन और दे दे कि भाई आप इस नोटिस का जवाब दें, और ये कह दे कि उसके बाद जब स्पीकर डिसीजन ले लेंगे तब हम इसको जुडिशली एग्जामिन करेंगे, जुडिशल रिव्यू में। ये डिसीजन अगर होता है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के अब तक जजमेंट्स रहे हैं, और हाई कोर्ट जो है जुडिशल डिसिप्लिन ये डिमांड करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड है, तो वो सही होगा। और अगर हाई कोर्ट ये कहती है कि साहब विप का मामला नहीं है और इन्होंने वॉलंटरली गिव अप भी नहीं की है और ये नोटिस हम क्वैश करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि ये सीधे सीधे सारे स्पीकर्स की पावर को कर्टेलमेंट हो जाएगा। जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, शेड्यूल 7 है,
उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि किसी भी कोर्ट को इसमें ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, स्पीकर का डिसीजन डिस्क्वालिफिकेशन पे फाइनल होगा। और 1992 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन है तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। मैंने आपको बता दिया 4 ग्राउंड्स होंगी, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगा। मैं ये समझता हूं कि जब तक स्पीकर फैसला ना दे तब तक इसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बेटर नहीं है। और जहां तक संवैधानिकता का मामला है उस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंटी डिफेक्शन लॉ को अपहोल्ड करते हुए और ये समझते हुए कि ये एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होगा लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस का और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का, शायद उस क्वेश्चन को अब रीओपन नहीं करेगी। आपको मालूम है कि वर्ड पार्टी हमारे संविधान में था ही नहीं 1985 से पहले, लेकिन अब हमने जब ये पार्टी लॉयल्टीज का मामला आ गया है और यकीनन एंटी डिफेक्शन लॉ से पार्टी बॉसेस जो हैं उनकी सुप्रीमेसी हो गई है। ये बुरी बात है कि पार्टीज में डिसेंट नहीं है, पार्टीज में टॉलरेंस नहीं है डिसेंट की, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीजें नहीं हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जो हाई कमांड है उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता और ये देश की एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन नहीं है। मैंने आपको अब वो सारे ऑप्शंस बता दिए जो कल हाई कोर्ट ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।